आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका स्वागत है। बात करेंगे बलिया की। बलिया के मनेर में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश बलिया कोर्ट नंबर 1 द्वारा निर्गत NBWA और 82 CRPC के तहत जारी वारंट अभियुक्त राजमंगल राजभर पुत्र शिव वचन राजभर, जिसके पाही दियरा टुकड़ा नंबर 2 थाना मनेर के सटे दियरा टुकड़ा नंबर 1 में उप निरीक्षक पंकज कुमार सिंह, उप निरीक्षक राजीव पांडे, कांस्टेबल पतिराम चौरसिया, कांस्टेबल आदित्य पांडे, कांस्टेबल राम प्रताप द्वारा गुरुवार की रात में अभियुक्त राजमंगल राजभर के घर जाकर शहाबुद्दीन हाशमी पुत्र लड्डन हाशमी निवासी उत्तर टोला मनेर बलिया से डुगडुगी बजाकर मुनादी कराते हुए लाउड स्पीकर से माननीय न्यायालय के आदेश को बताया गया। राजमंगल पुत्र शिवबचन राजभर, जिनके खिलाफ 60 एक्साइज एक्ट 272 273 का मुकदमा मामले न्यायालय में चल रहा है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम बलिया के द्वारा 82 की कार्रवाई की जा रही है। अतः यहाँ मौजूद सभी लोगों को बताया जा रहा है कि वह मामले न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी बात को रखें। उपरोक्त मुकदमे के संबंध में आपको पहले भी सूचना दी जा चुकी है। आज 82 की कार्रवाई की जा रही है। आप अपनी वक्तव्य माननीय न्यायालय के समक्ष रखें। साथ ही NBW 82 CRPC वारंट की छाया प्रति को अभियुक्त के घर पर, मंदिर पर, शिवालय पर, बस स्टैंड पर और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया गया। वहीं उसके बाद परशुराम मंदिर पहुंचकर और वहां पर अवैध शराब बेचने की शिकायत पर कुछ घरों की तलाशी ली गई। हालांकि वहां से पुलिस को कोई शराब बरामद नहीं हुई, लेकिन रात्रि गश्त के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम मुन्ना राजभर है, उसके पास से एक पीपिया में 10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त का चालान काटा गया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के दौरान 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। 2 आतंकियों के छिपे होने की भी सूचना है। सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए ऑपरेशन चलाया है। जम्मू कश्मीर के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बारामूला जिले के करेरी इलाके के बानीगांव बाला में आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करते हुए सर्च अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया है। बताया जा रहा है कि तलाशी अभियान के दौरान वहां छिपे आतंकी को सुरक्षा बलों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आतंकी मारा गया। जानकारी के मुताबिक एक स्थानीय और एक पाकिस्तानी आतंकी के छिपे होने की खबर थी। इससे पहले बुधवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान सेना का एक जवान भी जख्मी हुआ था। कुलगाम मुठभेड़ के दौरान आतंकी किसी तरह से भागने में सफल रहे थे। सुरक्षा बलों को जिले के बाडहायार्ड काठपुरा इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की सूचना भी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित हालिया विवाद पर केजरीवाल सरकार बैकफुट पर आ गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार 1 अगस्त से अगले 6 महीनों के लिए आबकारी नीति की पुरानी व्यवस्था को ही लागू करेगी। बता दें कि नई आबकारी नीति की सीबीआई की जांच की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में
शराब की बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है। इसे लेकर अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद 2 बार 2 महीने के लिए बढ़ाया गया। अब 31 जुलाई को इस पर विराम लग जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि आबकारी विभाग अब भी आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है, जिसमें शराब घर तक पहुंचाने और कई अन्य सिफारिशें हैं। उनके अनुसार इसे मसौदा नीति को अभी उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के पास नहीं भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग का प्रभाव संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को विभाग की नई नीति के आने तक 6 महीने के लिए आबकारी की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का निर्देश दिया है। पुरानी आबकारी नीति 1 अगस्त से लागू होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पिछले साल लागू की थी, जिसे अब वापस लिया जा रहा है। 6 महीने में फिर से नई आबकारी नीति लाई जाएगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े करते हुए इसकी जांच की सिफारिश सीबीआई को सौंपी थी। उपराज्यपाल के दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट में जवाब ये सिफारिश दी थी। दिल्ली के मुख्य सचिव ने 8 जुलाई 2022 को ये रिपोर्ट एलजी को सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंस धारियों को पोस्ट टेंडर गलत लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को जानकारी दी है कि भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस तरकश ने भूमध्य सागरीय तैनाती को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। अब आईएनएस तरकश ने अपने अगले पड़ाव के रूप में लंबी दूरी की यात्रा जारी रखने के लिए अटलांटिका में प्रवेश कर लिया है। नौसेना ने जानकारी दी कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। आईएनएस तरकश राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो का दौरा कर रहा है। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 15 अगस्त 2022 को होगा। इससे पहले भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस तरकश ने 26 जुलाई को रॉयल मोरक्को नेवल शिप हसन 2 फ्लोरियल क्लास कार्वेट के साथ अटलांटिका में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया था। इस दौरान आईएनएस तरकश ने मेन ओवरबोर्ड ड्रिल, विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर ऑपरेशन, सामरिक युद्धाभ्यास और हेलीकॉप्टर क्रॉस डेड लाइन जैसे अभ्यासों को अंजाम दिया था। फिलहाल भारतीय नौसेना ने अपने हालिया बयान में जानकारी दी थी कि गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस तरकश को 27 जून से 5 महीने के लिए उसके खास मिशन पर भेजा जा रहा है। इस दौरान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में राष्ट्रीय ध्वज फहराना इसकी प्रमुख विशेषता रहेगी। फिलहाल अपने मिशन के दौरान आईएनएस तरकश यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के 11 देशों में 14 पोर्ट का दौरा करेगा। बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। देश में कोरोना वायरस के केस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20,408 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 54 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 1,43,384 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,40,00,138 हो गई है। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या कुल बढ़कर 5,26,312 हो गई है। सबसे अधिक प्रभावित राज्यों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में अब तक 80,43,519 लोगों को संक्रमित पाया जा चुका है और 1,48,097 लोगों की मौत हुई है। दूसरे सर्वाधिक प्रभावित राज्य केरल में 60 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित पाया जा चुका है और 70,451 मरीजों की मौत हुई है। सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में ही नए मामले सबसे अधिक आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स प्रतियोगिता में यूपी पुलिस का नाम रोशन किया है।
दरअसल नीदरलैंड में चल रही इस प्रतियोगिता में नोएडा पुलिस में तैनात कांस्टेबल गगन पासवान ने कांस्य पदक जीता है और नोएडा पुलिस का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। गगन पासवान ने बैडमिंटन की प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाले गगन पासवान नोएडा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। वो मूल रूप से बिहार के सरसाहा के जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में हुआ है। गगन के पिता भी उत्तर प्रदेश पुलिस में ही कार्यरत थे और फिलहाल वो खुद भी नोएडा पुलिस लाइन में कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी इस जीत का श्रेय अपने परिवार और अपने विभाग के अधिकारियों को दिया है। नोएडा पुलिस का नाम दुनिया भर में रोशन करने के बाद गगन को पुलिस विभाग से बधाइयां मिल रही हैं। उनके इस जीत पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर अशोक सिंह ने भी बधाई दी। आलोक सिंह ने बधाई दी है उनकी जीत को लेकर। उन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग को गगन पर बहुत गर्व है। उन्होंने दुनिया भर में नोएडा पुलिस का नाम रोशन किया है। उनकी जीत से पुलिस विभाग में भी हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है। गगन को उनकी इस जीत पर उनके विभाग के अधिकारियों ने भी बधाई दी है। दरअसल नीदरलैंड में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन किया गया है। ये प्रतियोगिता 22 जुलाई से शुरू हुई थी। इसमें कुल 72 देशों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इसी प्रतियोगिता में नोएडा पुलिस के कांस्टेबल ने भी कांस्य पदक जीता है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में भारत के 30 खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी अपने खर्चे पर खेलने गए हैं। उन्हें भारत सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं दिया जाता है। बात करते हैं महाराष्ट्र के। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के भतीजे निहाल ठाकरे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उन्होंने अपना समर्थन दिया है। निहाल ठाकरे दिवंगत बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं, जो शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के सबसे बड़े बेटे हैं। बैठक के बाद शिंदे के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि निहाल ठाकरे सीएम के नेतृत्व में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करेंगे। इतने समय तक राजनीति से दूर रहने वाले निहाल ठाकरे ने बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल की बेटी से शादी की है। आपको बता दें कि पिछले महीने शिंदे ने शिवसेना में विद्रोह का नेतृत्व किया और पार्टी के लगभग 40 विधायकों को साथ लेकर चले गए। 30 जून को उन्होंने भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिलहाल तक उन्हें शिवसेना के 12 सांसदों का भी समर्थन मिल चुका है। इससे पूर्व युवा सेना के कई अहम सदस्यों ने भी शिंदे कैंप के साथ जाने का निर्णय किया था। अब खुद उद्धव ठाकरे के भतीजे का सीएम शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को नासिक और औरंगाबाद का दौरा शुरू किया है। इन्हीं स्थानों का एक हफ्ते पहले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी दौरा किया था। इसका मकसद पार्टी को फिर से जीवंत करना था। अपने 3 दिवसीय दौरे में शिंदे बागी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में बैठकें और रैलियां करेंगे, जहां आदित्य ठाकरे भी इनका दौरा किया था। विद्रोह के बाद पहली बार युवा सेना अध्यक्ष ठाकरे ने पार्टी के समर्थन में रैली करने के लिए पिछले सप्ताह नासिक, औरंगाबाद और अहमदनगर का दौरा किया था। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।